तो एक नया साल पढ़ते हैं वर्ष 1955 को। वर्ष 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो मुंबई में है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक बैंक हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, कालांतर में जाकर के यही एसबीआई बना है। उसमें थोड़े से बदलाव किए गए थे, कुछ कंपनियों का मर्जर किया गया और एक नई बैंक बना दी गई जिसे आज हम एसबीआई के नाम जानते हैं। सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है भारत का। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई है। ओके, चलिए अगर हम देखें 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ये भी पास हुआ था, जिसको हम लोग डाइवोर्स रिलेटेड कानून बोल देते हैं। याद रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग है और हिंदू विवाह अधिनियम अलग है। ये जो कानून है ये हिंदुओं पर, बौद्धों पर, जैन पर और सिख लोगों पर लागू होता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति विवाह विच्छेद यानी तलाक वगैरह चाहता है तो उसको लेकर के कौन कौन से उसको अधिकार मिलेंगे या किस तरह से वो कानूनी जो लड़ाई है ना उसका सेटलमेंट होगा, इन सारे अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अगला जो हमारा घटना है वो है कि भारतीय गोल्फ संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? भारतीय गोल्फ संघ की स्थापना 1954 में की गई थी। आपको पता है कि दुनिया में गोल्फ जो है ना एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है। टाइगर वुड्स का आपने नाम सुना होगा, यूएसए के, जो कि सबसे बड़े गोल्फ खिलाड़ी माने जाते हैं, महानतम खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। तो भारत में जो गोल्फ संघ है इसकी स्थापना 1954 में ही हो गई थी और जहां स्थापना की गई थी वो जगह का नाम है कलकत्ता। ठीक है, 1955 में जो अगला घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1955 में अस्पृश्यता विरोधी कानून पास किए गए थे। आपको मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को निषेध बताया गया है, मतलब छुआछूत नहीं करनी है, इसे मना किया गया, रोका गया, निषेध किया गया। तो इसको लेकर के कानून जो है ना ये वर्ष 1955 में बना था, जिसे हम लोग कहते थे, बोला गया था कि अस्पृश्यता विरोधी कानून है। पर अगर कालांतर में अगर हम जाएंगे तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। नीचे की स्लाइड में अगर आप देखो तो वर्ष 1976 में इसे संशोधित करके एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया इस कानून को। तो ये संशोधित हुआ है वर्ष 1976 में, इसका नाम रखा गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और आगे जा करके वर्ष 1989 में जो यही कानून है ना, इसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारक अधिनियम यानी SC/ST एक्ट, जिसे हम लोग ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में हरिजन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, संशोधित करके इसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। यानी सजा जो थी वो तय कर दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति भेदभाव छुआछूत वगैरह करता हुआ पाया जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी को रोकता है ना, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अनुचित है, तो इन कंडीशंस पर ये कानून जो है ना आपको सजा दे सकता है। वर्ष 1955 में विधि आयोग की स्थापना भी हुई। विधि आयोग क्या होता है? विधि आयोग की अगर हम बात करें तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ये हैं सीतलवाड़। इनका नाम पूरा था MC सीतलवाड़। इसका गठन प्रत्येक 3 वर्षों में होता है। अब जो लॉ कमीशन है इसका मूल कार्य क्या है? हमारे देश में जो हमारा कानून मंत्रालय है ना, इसके सलाहकार के रूप में ये कार्य करता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 22वां जो विधि आयोग है ना ये लागू कर दिया गया है, ये इसका गठन किया गया है, ये वर्तमान में चल रहा है अभी 22वां। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए कि वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है। तो हमारा जो इस टाइम पर है 22वां लॉ कमीशन जो है ना वो चल रहा है। वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1955 में ये घटना हुई थी कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बाल गंगाधर खेर, जिन्हें हम BG खेर के नाम से भी जानते हैं, इनका आपने नाम एग्जाम्स में या बुक्स में देखा होगा, BG खेर के नाम से। ठीक है, तो जो BG खेर है ना, इनका एक्चुअल नाम है बाल गंगाधर खेर। इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग की आवश्यकता क्या थी, क्या कार्य करता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संघ की आधिकारिक भाषा आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वो हिंदी है। उसके अलावा हम लोग इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं। पर आप जानते हैं भारत जो है ना वो बहुभाषी देश है, विविध कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर है। तो बहुत सारे राज्यों में ना इंग्लिश बोली जाती है और ना ही हिंदी का प्रयोग होता है। तो वहाँ की जो वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेजेज है ना उनमें बातचीत की जाती है। तो राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र सरकारों के बीच में भाषाई समन्वय बिठाना इसका कार्य है ना, यानी एक बीच में ब्रिज का काम करता है ये जो राजभाषा आयोग है। तो कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है ये, तो यही इसका कार्य है। अगला है वर्ष 1955 में वांडुंग सम्मेलन हुए। वांडुंग सम्मेलन क्या है? इंडोनेशिया का एक शहर है वांडुंग, यहाँ पर ये सम्मेलन किए गए थे। इन्हें एफ्रो एशिया सम्मेलन भी कहा जाता है। एफ्रो एशिया मतलब एशिया में बहुत सारे कंट्री जो थे वो कॉलोनाइज थे, यानी ब्रिटेन के गुलाम थे
या किसी अन्य यूरोपियन पावर के गुलाम थे। ये सारे के सारे जो नए आज़ाद हुए देश थे, इनका सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग वांडोंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। घटना है वर्ष 1955 की। आपने एक टर्म सुनी होगी जो पश्चिमी मीडिया खूब इस्तेमाल करती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री शब्द है ना, वो यहीं से आता है। इसमें एशिया के और जो अफ्रीका के देश हैं, इन्हें गिना जाता है। हाउ रेडिकुलस इट इज़, बिकॉज भारत को थर्ड वर्ल्ड कहना ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरीके से ठीक नहीं है। हम आगे बात कर लेते हैं। अगला है वर्ष 1955 की नेक्स्ट घटना देख लेते हैं कि 1955 में पहला नागरिकता अधिनियम आया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ था, जिसका नाम है CAA, पता होगा आपको, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो वर्ष 1986 में इसे संशोधित किया गया, 1992 में संशोधित किया गया, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में, सब मिलाकर के अभी इसे 6 बार, अभी तक इसे 6 बार संशोधित किया जा चुका है ना। भारत में नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारत में कुल 5 प्रकारों से मिलती है। सबसे पहले जन्म से नागरिकता, वंशानुगत यानी देशीकरण, या फिर पंजीकरण, या किसी राज्य को अगर भारत में मिला लिया जाता है तो ऐसे पर जो जगह, जो स्थान भारत में मर्जर किया गया, मिला लिया गया है, वहाँ के जो नागरिक है वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपको नागरिकता अधिनियम के बारे में याद रखनी है, ठीक है। और ये अभी बहुत चर्चा में भी रहा था, आपको पता है कि इसको लेकर के बहुत भारी विरोध हुए थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। वर्ष 1956 ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इसमें एक स्लाइड नहीं, हमें 2 स्लाइड पढ़नी पड़ेंगी। सब मिलाकर के 8 इधर और 8 उधर, सब मिलाकर के 16 ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी करनी होगी, जो एग्जाम में बार बार आ चुकी है। जो बच्चा थोड़े समय से भी पढ़ रहा होगा उसको इस बात का आइडिया बिल्कुल ठीक से होगा कि ये क्वेश्चन कैसे है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं या नहीं है, आते हैं या नहीं आते हैं, इन सब का आइडिया उनको होगा। खैर, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। वर्ष 1956 में जो पहली घटना है वो है कि IFC की यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, यानी USA में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या है इसका? इसका जो कार्य है, विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये सारे के सारे कार्य ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन बन जाता है। IFC की स्थापना कब हुई, ये अक्सर पूछा जाता है। तो वर्ष 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। वर्ष 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। खादी एवं ग्रामोद्योग जो बोर्ड है ना, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ना, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र, मुंबई में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है, क्यों करना पड़ा? खादी वस्त्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि खादी जो है ना वो, और आप लोग जानते हैं कि खादी का कितना बड़ा रोल रहा है हमारी आज़ादी के आंदोलन में। क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, तकनीक नहीं थी हमारे पास, सारी की सारी बर्बाद कर दी गई थी। जो हैंडलूम वीवर्स थे उनके अंगूठे तोड़ दिए गए थे, बहुत सारा कुछ हमारे साथ किया गया। तो अब जब तक देश जो है ना वो खुद कुछ निर्माण नहीं करता है, लोग निर्माण नहीं करते, तब तक वो मजबूत नहीं हो सकते आर्थिक तौर पर। तो खादी को प्रमोट किया गया था उस समय पर भी, और आज भी जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि जो छोटे हमारे वीवर्स हैं ना, जो कपास उद्योग से जुड़े हुए जो छोटे हमारे यहाँ किसान हैं, ये सब का ठीक तरीके से विकास हो सके। तो खादी वस्त्रों को प्रोत्साहित करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा कि सरकारी स्कूलों में या सभी स्कूलों में खादी वस्त्रों की यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया जाए? क्या ये ठीक रहेगा? एक बार इसको जरा लिखिएगा कमेंट में कि आप क्या राय रखते हैं इस बारे में, ठीक है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1956 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1956 में LIC की स्थापना हुई, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। LIC की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसे कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। क्या इसके बारे में कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं, सभी लोग जानते हैं कि पॉलिसी ये लोग देते हैं, उसके पॉलिसी हम लोग लेते हैं, उसके बदले में ये बचत को बढ़ावा देते हैं, यानी बचत करके आपको देते हैं, रिस्क कवर भी देते हैं, सारी की सारी चीज़ें इनका होता है। हाँ, एक बात हमें LIC के बारे में ज़रूर याद रखनी है कि ये पॉलिसी बेचने के अलावा और क्या करते हैं। मैं बताता हूँ, कुछ और चीज़ें हैं। जैसे ये राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ऋण देना एक इनका काम है, बड़े उद्योगों को ऋण देना, बॉन्ड्स वगैरह परचेज करना, ये काम भी LIC करती है। और आपको पता है कि LIC में अभी FDI लागू हो चुकी है ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं। वर्ष 1956 में ONGC की स्थापना हुई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना करी गई 1956 में, ONGC। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो दिल्ली में है। कार्य क्या है इसका? कच्चा तेल और जो गैस है इनका अन्वेषण करना, यानी कि खोज करना, उत्पादन में करना, और ये
खोज करने वाली, उत्पादन करने वाली गैस और कच्चे तेल को लेकर के ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में कार्य करती है। तो एक वैश्विक कंपनी के तौर पे इसको जाना जाता है। भारत में बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नीचे कुछ मैंने फैक्ट डाले हैं, जैसे आईएफसी क्या कार्य करता है, मैंने बताया भी था कि ये निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मूल कार्य है। ठीक है, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अगर हम इधर देखें तो वर्ष 1956 में ईडी, इस समय तो बहुत चर्चा में है ईडी, तो ईडी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इसका गठन किया गया था वर्ष 1956 में। वित्त मंत्रालय के अधीन एक जांच एजेंसी है। ठीक है, जो हमारा वित्त मंत्रालय है ना, उसकी एक जांच एजेंसी के तौर पे काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली है, ये दिल्ली से ऑपरेट करती है। ओके, अब हम अगर देखें कि इसका मूल कार्य क्या है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जैसा कोई एक संगठन बनाए। इसका मुख्य कार्य है कि आर्थिक कानून लागू करना, यानी अगर कोई आर्थिक कानून बनाया गया ना, तो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करना। ठीक है, उसके अलावा जो आर्थिक अपराध हैं उन पर नियंत्रण लगाना, उन पर लगाम लगाना, ये इसका मूल कार्य है। ओके, तो ईडी के बारे में आप विशेष याद रखिएगा, क्योंकि ईडी जो है ना इस टाइम बहुत चर्चा में, तो कब इसका गठन हुआ था प्रवर्तन निदेशालय का, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमेशा से एग्जाम में आता तो रहा ही है, पर इस टाइम पर थोड़ा चर्चा ज़्यादा है। अब देखते हैं वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, बनाया गया। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो राज्य गठन अधिनियम था ना, ये वर्ष 1953 में बना था। और बाद में मैंने बताया भी था आपको कि मद्रास में बहुत सारे लोग जो थे वो भूख हड़ताल और बैठ गए। ठीक है, उसमें श्री रामल्लू एक व्यक्ति थे जिनका 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद उनका निधन हो गया। सरकार दबाव में आई और फिर उन्होंने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना, इसका गठन कर दिया और भाषाई आधार पर जो राज्य बनाने की मांग थी वो स्वीकार ली गई थी। एक बात याद रखना कि जो चाहे राज्य गठन आयोग हो यानी 1953 वाला या राज्य पुनर्गठन आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष फजल अली ही रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्ष 1956 में आ जाते हैं। एक और घटना देखते हैं। यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये पास किया गया हमारे यहाँ संसद के द्वारा। क्या है ये कानून? अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है ना, और उसका देहांत होता है तो वो वसीयत नहीं बना के जाता है, यानी बिना वसीयत के उसका देहांत हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू डाई इंटेस्टेट बोल देते हैं, है ना। बिना वसीयत के अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं ना, उनमें ये संपत्ति कैसे बटेगी, किसको क्या अधिकार मिलेगा, तो इसको लेकर के कानून बनाए गए थे। ये जो कानून है ना, ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख लोगों पर ये लागू है। याद रहे, ये किस पर लागू नहीं है? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ना, ये मुस्लिमों पर लागू नहीं है, उसके अलावा पारसियों पर लागू नहीं है, उसके अलावा यहूदियों पर लागू नहीं है। भारत में एक छोटी सी कम्युनिटी यहूदी भी है, इन लोगों पर ये कानून लागू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लीजिए, इसका संशोधन भी हो चुका है कई बार। जैसे 2005 में इसका संशोधन हुआ था। ठीक है, उस संशोधन में क्या किया गया था कि कोई अगर पुत्री है और उसका विवाह नहीं हुआ है ना, तो ऐसे में अगर पिता का देहांत हो जाता है तो पुत्री को भी जो प्रॉपर्टी है उसमें शेयर मिलेगा। ठीक है, यदि वो अविवाहित है। अच्छा, यदि वो विधवा है और उसके पति ने उसको छोड़ दिया है तो भी वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है। अगर वो अपने ससुराल पक्ष में प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर रही है तो, या उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली हुई है तो भी वो क्लेम कर सकती है। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे एक तो बात यही हो सकती है कि अगर कोई महिला है और उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, अब वो प्रॉपर्टी उस महिला के नाम पर आ जाएगी। अगर वो महिला दोबारा शादी कर लेती है तो क्या वो प्रॉपर्टी की हकदार रहेगी या नहीं रहेगी? इसको आप कमेंट में बताइएगा मुझे। इस बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? फिर मैं अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चूंकि अभी इसके बारे में और ही बात करनी पड़ेगी मुझे। ये जो उत्तराधिकार अधिनियम है ना, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन करी गई थी। ये अधिनियम से नाराज होकर के ही, इस अधिनियम में जो अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर चाहते थे वो अधिकार नहीं रखे गए थे, तो इस पर नाराज होकर के ही उन्होंने, जो मंत्रिमंडल था ना, कानून मंत्री थे उसमें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने किस मुद्दे से आहत होकर के इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, तो कानून मंत्री के पद से, तो वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, और एक बात और देख लीजिए कि वर्ष 1956 में BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। और एक बात और भी, इन्होंने इसी वर्ष जो है ना बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ पर साइड में मैंने कुछ चीज़ें दी हैं कि BR अम्बेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है ना, इंदौर में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। BR अम्बेडकर जो है ना, इन्हें संविधान सभा के लिए कहाँ से चुना गया था? तो इनका चुनाव जो था वो बंगाल से हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में तमाम बार देखा गया।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में बात करें तो कुछ फैक्ट यहाँ पर नोट किए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधित किया गया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। विधवा यदि शादी कर ले तो अधिकार नहीं है। लो, इसका आंसर तो आपको यही मिल गया। यदि कोई विधवा जो है ना वो शादी कर ले तो उसे अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, मैं थोड़ा और आगे पूछ लेता हूँ। अगर कोई विधवा जो है ना वो शादी कर ले, मान लो एक महिला है तो उसके हस्बैंड का निधन हो गया और हस्बैंड के छोटे भाई से ही अगर वो शादी कर ले तो क्या उसे अधिकार मिलेगा? इस बात पर आप कमेंट करिएगा। मैंने कुछ नया पूछ लिया आपसे अभी जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वर्ष 1956 में पाकिस्तान जो है ना ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इस्लामिक राष्ट्र से घोषित कर दिया गया था। ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है, ऐसा करके कुछ बोला करते हैं। तो जमहूरिया शब्द का मतलब तो डेमोक्रेटिक होता है। इस्लामी राष्ट्र जो है ना ये कब घोषित हुआ पाकिस्तान, तो ये याद रखिएगा, चूंकि बहुत सारी चर्चा है। जो सीए कानून पास हुआ था, ये कानून का मूल आधार ही यही है। क्योंकि देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद में जो मुस्लिम लोग हैं उनको छोड़ करके शेष लोगों को नागरिकता दी जा रही है ना। तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ही इस्लाम के नाम पर था। इस्लाम के बेसिस पर इसका बंटवारा किया गया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जो कि उनका गलत निर्णय था। आज भी इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पास हुआ। ये एक अधिनियम पास हुआ था वर्ष 1956 में, नदी जल विवाद अधिनियम। ठीक है, क्या है ये अधिनियम, क्या इसकी आवश्यकता थी, इसको देख लेते हैं। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें आपस में जल को लेकर के विवाद है। जैसे कावेरी नदी जल विवाद आपने सुना होगा, ऐसे करके बहुत सारी जगह पर जल विवाद है। तो ये जल विवाद जो है ना, इसको कौन सुलझाएगा, कैसे सुलझाया जाए इन्हें। दो राज्य जो है ना वो आपस में झगड़ जाते हैं, कई बार हिंसा भी हो जाती है। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। तो इन सब को से रिलेटेड जो है ना एक अधिनियम पास किया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। ओके, 1956 में आगे देख लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड क्या है, यहाँ पर जहाजों की मरम्मत की जाती है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो वो वर्ष है 1956। ठीक है, वर्ष 1956 में यूजीसी अधिनियम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर आया था। ठीक है, याद रखिएगा, यूजीसी का गठन तो पहले ही हो गया था, पर जो अधिनियम है ना, ये अधिनियम यानी इसको वैध कानूनी बनाने के लिए लाया गया था। सिफारिश इस अधिनियम को लेकर के की थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, तब जाकर के इसे कानूनी और वैध बनाया गया था। ओके, और आपको पता है कि यूजीसी कार्य का क्या करता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ शुरुआत में कि यूजीसी का कार्य क्या है, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना है ना, ग्रांट उपलब्ध कराना। उसके अलावा साथ ही साथ क्या करना होता है, जो कैरिकुलम है ना, पाठ्यक्रम होता है, उसमें भी इनका हस्तक्षेप होता है। चलिए, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना ना, इसी के साथ में जो लक्षद्वीप है इसे यूटी बना लिया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया था। और याद रखना, वर्ष 1973 में लक्षद्वीप का नाम जो था ये चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया था। पूर्व इसका नाम था लक्काद्वीप, इसको बोलते थे। तो इसका नाम भी अगर पूछा जाए, जो कि भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे तो काफी शोर शराबा हो गया था। तो याद रखना कि लक्षद्वीप का जो नामकरण है ये वर्ष 1973 में हुआ था, 1973 में। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा ऊपर छूट गया है। 1956 में एक और कानून पास हुआ था, ये आप देख सकते हैं। 1956 में महिलाओं का अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम भी इसे बोलते हैं। यानी बहुत सारी जगहों पर क्या होता था कि महिलाओं को देह व्यापार के लिए, छोटी बच्चियों को देह व्यापार के लिए, या जो छोटे बच्चे हैं उन्हें देह व्यापार के लिए, या आपने देखा होगा कि कई बार अंग तस्करी होती है, इसको लेकर के जो अनैतिक व्यापार हो रहा था इसको खत्म करना था, तो कानून लाए गए थे वर्ष 1956 में। ये भी अभी एसआई में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस एसआई का ही क्वेश्चन है। तो दिल्ली पुलिस क्या, जो सेंट्रल का एसआई होता है उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषद ये क्या भला होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या वर्तमान में जो है ना वो 5 है। और जो क्षेत्रीय परिषद होती है ना, इनके जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। जैसे अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री है ना, तो ये इनके अध्यक्ष रहेंगे। मूल बात यह है कि ये कार्य क्या करते हैं। ठीक है, होता क्या कि केंद्र या राज्य, या केंद्र के मध्य में, या राज्य के मध्य में अगर कोई सीमा विवाद होता है या परिवहन से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, तो ऐसे मामले जो है ना, इनके संबंध में केंद्र जो है ना अपनी केंद्र को रिकमेंडेशन भेजना इनका मूल कार्य है। यानी केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजते हैं कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, क्या उचित है। तो ये सारा का सारा कार्य जो है ना किनके द्वारा किया जाता है,
क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा किया जाता है। पर आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप साइड में आएंगे तो नीचे देखेंगे कॉर्नर में कि पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इनको लेकर के एक अलग से अधिनियम पास हुआ था वर्ष 1971 में। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर कोई राज्य में आपस में विवाद है, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले असम और नागालैंड के पुलिस वाले आपस में लड़ गए थे, कई पुलिस वालों की उसमें जान चली गई थी, फिर बाद में अमित शाह जी को जाकर वहां हस्तक्षेप करना पड़ा, है ना। तो ये जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम है ना, ये 1971 में पास हुआ था। और जो अगर हम बात करें कि पूरे भारत में प्रॉपर लागू होने के लिए तो 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था, जो कि ये है और यहाँ वाला अलग है। ठीक है, ये अलग कानून है और ये अलग कानून है, अलग अलग समय पर दोनों पास हुए थे, तो कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो दिमाग में, इसको लेकर मैंने दोनों नोट किए हैं। अगला देखते हैं, 1956 में दिल्ली में पहले एम्स जो है ना, पहला जो एम्स है, इसको कानूनी मान्यता दी गई थी वर्ष 1956 में। और याद रखिएगा कि इसकी जो आधारशिला है ना, वो 1952 में रखी गई थी। एम्स आप जानते हैं बहुत ही रिप्यूटेड हमारे यहाँ संस्थान है, मेडिकल से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या है, अगला है हमारा 1956 में भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, इसको BARC यानी ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। परमाणु रिएक्टर की हम बात करें तो यानी विद्युत बनाने के कार्य में आता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तमाम बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक चीज ये देखना है कि BARC का मतलब क्या हुआ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको बोलते हैं ना, तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। जो सबसे पहला हमारा जो परमाणु रिएक्टर है ना अप्सरा, इसकी स्थापना यहीं पर करी गई थी। याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, संयंत्र अलग बात होती है। ठीक है, संयंत्र जो है ना वो अलग बात है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि परमाणु रिएक्टर, ये अलग बात होती है। इस बात को मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना वो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। ये क्वेश्चन अलग आता है, बहुत बार आया हुआ है, तो जब भी पूछा जाए कि सबसे पुराना जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है तो तारापुर टिक करिएगा। और अगर वो पूछे कि पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है तो अप्सरा वर्ष 1956 में BARC में इसकी स्थापना की गई थी। कार्य तो इनका पता ही है, बिजली बनाने के कार्य में आते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ना ये क्या कार्य करते हैं, परमाणु से बिजली बनाते हैं, है ना। वैसे भी आप देखते हैं कि न्यूक्लियर का यूज जो है ना वो शांतिप्रद तरीके से किया जाए तो बेहतर रहेगा। कोयला जलाने से बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है, अन्य सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट से पानी वानी रोकना पड़ता है, तो इसको लेकर के क्लाइमेट चेंज आता है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो परमाणु रिएक्टर है ना, यानी जो हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, ये भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। 5वां सबसे बड़ा स्रोत क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट। ओके, एक बात याद रखना कि वर्ष 1942 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1942 में क्या हुआ था कि एनरिको फर्मी एक व्यक्ति हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसका आविष्कार किया था, किसका, परमाणु रिएक्टर का। याद रखना, पहला परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम था शिकागो पाइल 1, इसी को इन्होंने बनाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें और दे दी गई थी, उनको भी देख लो जरा। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है। भारत में सबसे छोटा यूटी है, यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी अगर पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे, तो वो है लक्षद्वीप। इसके अलावा लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल भाषा है ये मलयालम और इंग्लिश है। कौन सी है, मलयालम भाषा और अंग्रेजी भाषा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1957 एक बेहद महत्वपूर्ण वर्ष। ठीक है, तो इसको जरा ठीक से देख लेते हैं। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग भारत ने अपनाया था। ठीक है, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है जिसकी शुरुआत हमने कब करी है, 22 मार्च 1957 को आधिकारिक तौर पर प्रयोग करने की शुरुआत हमने की थी 22 मार्च 1957 को। ओके, याद रखिएगा कि ये जो कैलेंडर है ना ये कनिष्क के राज्याभिषेक पर इसे बनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है ना। उसके अलावा कि जब एक सामान्य वर्ष होता है ना तो ये कैलेंडर 22 मार्च को स्टार्ट होता है, 22 मार्च को ये स्टार्ट होगा। अगर लीप ईयर होगा तो ये 21 को स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है ना। एक बात और समझ लीजिए, ये जो कैलेंडर है ना, आपको क्या लगता है क्या भारत में ही केवल अपनाया गया है, नहीं, बहुत सारे अन्य कंट्रियों में भी इसको लोग जो है ना मान्यता देते हैं। जैसे मैं कुछ कंट्रियों के नाम आपको बता देता हूँ। नेपाल में मान्यता मिलती है इसको, जावा में मिल जाती है, बाली मिल जाती है, इंडोनेशिया में बहुत सारे क्षेत्रों में मिल जाती है, फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में मिल जाती है। तो इन जगहों पर भी जो राष्ट्रीय पंचांग है ना इसी का प्रयोग लोग करते हैं। अपना जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं या कुछ और चीज़ें हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनकी गणना करने के लिए लोग इसका प्रयोग कई देशों में करते हैं, केवल भारत ही नहीं बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बात और भी है कि हमारे यहाँ एक संवत चलता है विक्रमी संवत, जिसे हम लोग बोलते हैं विक्रमी संवत। दोनों कैलेंडर्स में चाहे वो शक संवत हो और चाहे वो
विक्रमी संवत हो, दोनों में कुल मिलाकर के कितने वर्ष का अंतर है? तो याद रखिएगा अंतर जो है ना वो सब मिलाकर के 150 वर्षों का है। 1957 में भारत ने एक और बड़ा कार्य किया था, भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली अपनाई थी। दशमलव मुद्रा प्रणाली क्या है? आप लोग जानते हैं आज हमारे यहाँ पर 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का कॉइन है, ये चलते रहे लंबे समय तक, नोट चलता रहा फिर कॉइन चलते रहे। वर्ष 1957 में 1 रुपए जो है ना इसको 100 उप इकाइयों में बांटा गया था। मतलब क्या हुआ कि 100 पैसे, इनमें 1 रुपए में 100 पैसे माने गए थे, यानी 1 रुपए को 100 अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था। तो ये हमने लागू किया था हमारे यहाँ 1957 में। पर अगर हम बात करें 1957 से पहले क्या था, तो 1957 से पहले भी हमारे यहाँ पर जो मुद्रा थी वो रुपया ही थी। पर हाँ, जब रुपया की इकाइयों की बात आती थी तो इकाइयों में आना, पाई जैसी चीज़ें चलती थी, जैसे 4 आना, 8 आना, है ना, 12 आना, 16 आने, तो इस तरह से ही चलता था। यानी 1 रुपए को कुल मिला करके 16 आनों में बांटा गया था, 16 जो आने थे उनमें बांटा गया था। ओके, जो उस समय के लोग इसको देख रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि क्या बात की जा रही है। ठीक है, जो 50 पैसे हुआ करते थे ना उनको 8 आने कहते थे, और जो 25 पैसे का कॉइन हुआ करता था उनको 4 आने बोलते थे, है ना। इस तरह से इसकी काउंटिंग हुआ करती थी। 1957 में IAEA की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। अब इसका कार्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। इसका कार्य यह है कि ये प्रमोट करता है विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को, कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग तो हो पर एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग हो, कहीं इसका जो है ना हथियार बनाने में प्रयोग ना किया जाए। तो इसको ये प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। 1957 में एक घटना हुई है कि हमारे यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे हम लोग बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसके बारे में जरा देख लेते हैं। ये पुरस्कार जो है ना, ये पुरस्कार का मानक क्या है, सबसे पहले तो ये देखें। नीचे अगर आप फैक्ट देखोगे तो मैंने डाला हुआ कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, ये तो CSIR की बात कर रहे हैं ना। CSIR के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं कि CSIR क्या है। CSIR का मतलब क्या हुआ कि वर्ष 1942 में ये भारत का सबसे बड़ा R&D संस्थान था, जिसकी स्थापना करी गई थी। R&D इसका मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान, जिसकी स्थापना करी गई थी वर्ष 1942 में। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके जो संस्थापक हैं ना वो भारत के जो महान रसायन शास्त्री हैं शांति स्वरूप भटनागर, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। 5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि इसमें दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये सब तो है, पर एक फैक्ट आपको बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, शायद ये आपको शायद ना पता हो कि ये मिलता किनको है। इसके लिए कैटेगरी क्या होगी, मानक क्या होगा। तो कोई व्यक्ति अगर अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में 45 वर्षों से अधिक शोध करता है, रिसर्च करता है, 45 ईयर से अधिक अगर शोध करता है, तब जाकर के उसको ये पुरस्कार के लिए कंसिडर किया जाता है। 1957 में विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्पुतनिक फर्स्ट, ये सोवियत यूनियन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आपको मालूम है कि USA और सोवियत यूनियन के बीच में एक रेस चल रही थी, स्पेस रेस जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो लॉन्च किया था किसने, सोवियत यूनियन ने, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। आगे देख लेते हैं 1956 में, 1956 नहीं, ये डेटा गलत लिख गया है, 1957 ही है। 1957 में यहाँ देख लो, भारत की पहली साम्यवादी सरकार केरल में बनी है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखा, कई बार पूछा भी गया कि भारत में सबसे पहली जो साम्यवादी सरकार है ये कहाँ बनी, तो आप बताइएगा केरल में पहली साम्यवादी सरकार बनी थी। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, जो कि अब नहीं रहा, है ना। अब तो लागू है नहीं, अब तो भारत का ही संविधान लागू है। तो अगर कभी पूछा जाता कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, तो बताइएगा 1957 में। हाँ, एक और चीज़ एग्जाम में देखी गई थी कि जम्मू कश्मीर के संविधान का जो मसौदा है ना, ये किसने तैयार किया था, जो इसका ड्राफ्ट थे या स्ट्रक्चर था, कैसा जो भी लिखा था उसमें, सब किसने तैयार किया था। तो उनका नाम है N गोपाल स्वामी अयंगर, उनका नाम है N गोपाल, ठीक है, स्वामी अयंगर, ये इनका नाम है। आगे देख लेते हैं, अगला क्या है कि 1957 में ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी फिलीपीन सरकार के द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल बोलते हैं, हम सब जानते हैं। इसमें $50,000, कितना पैसा, $50,000 की बात की जाती है। ये पैसा अमाउंट जो विजेता होता है उसे दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहलाता है 50,000 जो डॉलर है, $50,000 की बात हो रही है, रुपए नहीं। ये राशि जो है ना इनको दी जाती है। कुछ और चीज़ें देखते हैं, यहाँ देखो, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में दिया जाता है।
प्रथम भारतीय विजेता जो है ना वो आचार्य विनोबा भावे हैं। वर्ष 1958 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, द्वितीय विजेता जो है ना इसके, वो हैं CD देशमुख, ठीक है। CD देशमुख के बारे में आपने सुना होगा कि RBI गवर्नर रह चुके हैं। तो 50,000 जो है ना डॉलर की राशि इसमें दी जाती है। वर्ष 1958 में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो काम की हैं, जैसे कि DRDO की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म रहता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करता है, तो जो मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम है ना, इनको अंजाम देना होता है, इनको अंजाम तक पहुंचाना होता है, यानी जो मिसाइल लॉन्चिंग है उसका प्रोग्राम यही देखते हैं। इस एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी आ चुका है, क्या क्वेश्चन आया था कि इनका मोटो क्या है, DRDO का मोटो का क्या है, क्या वाक्य, नीति वाक्य क्या है इनका। तो इनका जो नीति वाक्य है वो बलस्य मूलम विज्ञानम है। क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और घटना देखते हैं जो कि 1958 की है, कि ग्रैमी पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया। ये पुरस्कार देता कौन है, तो इंटरनेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। संगीत क्षेत्र का पुरस्कार है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहला विजेता इस पुरस्कार का कौन है, तो वो है पंडित रविशंकर। तो 1958 की घटना आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर 1958 में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनका निधन हुआ। इनका जन्म पूछा जा चुका है पहले भी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये जन्मे मक्का में थे। पर इस बार ये क्वेश्चन भी दिखा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का निधन कब हुआ, तो 1958 में इनका निधन हुआ है, जिस वर्ष DRDO की स्थापना हुई है। ओके, शिक्षा मंत्री थे ये देश के। आगे देख लेते हैं, 1958 में नेफेड की स्थापना हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, भारत की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कार्य करती है। नेफेड इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म रहता है, याद करना होगा चूंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ नीचे इसका फुल फॉर्म दे दिया गया है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका पूरा फुल फॉर्म रहता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या कार्य है इसका, कृषि फसलें जो होती हैं, उसके अलावा बागवानी की जो फसलें हैं, उत्पादन है, वन जो उपज होती है, इसका विपणन मतलब मार्केटिंग करना, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करना, उसके अलावा जो भंडारण है यानी स्टोरिंग करना, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने का मूल काम इनका है। ये यहाँ पर डेटा डाला गया है, ठीक है। प्रसंस्करण करना, इसको ठीक कर लेना है, प्रसंस्करण करना और भंडारण करना इनका मूल कार्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 1958 में अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की स्थापना करी गई, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है कि इसका पूछा गया हेडक्वार्टर कहाँ है, कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का HQ कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। क्या कार्य है, उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया ये, तो शिपिंग के लिए व्यापक नियम कायदे कानून तय करना, उनके मानक तय करना, ये इसका मूल कार्य है, कि जो फ्री ट्रेडिंग है ना ओशन में, सी में, वो हो सके, ठीक है। वर्ष 1958 में आस्फा कानून यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये कानून बना था, ठीक है। ये बहुत चर्चा में रहा है कानून हमेशा से। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ना, इनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं किसी राज्य में, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो सबसे पहले ये लागू हुआ था असम में। कहाँ लागू हुआ था, असम में लागू हुआ, ठीक है। एक बार इससे पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में ये आस्फा कानून ये कब लागू हुआ, तो वो ये लागू हुआ था 1990 में, ठीक है। कब लागू हुआ था, 1990 में कानून J&K में लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले ये हटाया कहाँ से गया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले ये हटाया गया था 2015 में त्रिपुरा से। कहाँ से हटाया गया इसे, इस कानून को 2015 में त्रिपुरा से हटाया गया। आपने सुना होगा अभी हाल में जम्मू कश्मीर से भी हटाए जाने की बात उठ रही है, लगातार बात इसकी चर्चा हो रही है कि जम्मू कश्मीर से भी हटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर शांति लगभग स्थापित है। अच्छा, ये कानून लाया क्यों गया था, क्या उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य केवल एक ही था कि उग्रवाद का दमन करना, उग्रवाद को समाप्त करना, उग्रवाद जो था ना उसे निजात पा लेना, इसका मूल उद्देश्य था। 1958 में याद रखिएगा, जिस वर्ष DRDO बना है ना, उसी वर्ष 1958 में ही नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसका गठन किया गया था। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। तो नासा का और DRDO का जो स्थापना है वो एक ही वर्ष में हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक फैक्ट और भी पूछा गया था, ये UPSSC में आया था कि जब नासा की स्थापना हुई थी उस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, या किस राष्ट्रपति के सहयोग से नासा की स्थापना की गई थी, तो उनका नाम है आइजनहावर। उनका नाम क्या है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन थे उनका नाम था आइजनहावर, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं।
अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछता हूँ जो कई बार एग्जाम में देखा है अभी, स्पेस एक्स आप देखते होंगे, एक प्राइवेट कंपनी है, एलोन मस्क द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित हुई थी ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा, स्पेस एक्स की जो स्थापना है वो वर्ष 2002 में हुई थी। ये प्राइवेट जो है ना एजेंसी है। स्पेस एक्स, जब सरकारी एजेंसियां मौजूद हैं तो स्पेस एक्स की स्थापना करने का क्या रोल था, क्यों करा गया? एक सिंपल सा फैक्ट है इसका, कि जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन है ना उसकी कॉस्ट को कम करना, ठीक है। उसके अलावा एक और वो एलोन मस्क बात किया करते हैं कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसानी है, ये भी सुनने को मिलता है। तो ये मूलतः स्पेस तक जाने में और वापस आने में जो कॉस्ट आती है ना, उस पर उसको कम किया जा सके किसी तरीके से, तो ये इसका मूल उद्देश्य रखा गया था। 1958 में नीरी, ये कई बार पूछा गया कि नीरी कहाँ है, तो 1958 में नीरी मीन्स राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना करेगी, इसको नीरी बोल देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण जो इंजीनियरिंग संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और ये CSIR का उपक्रम है। CSIR बहुत बड़ा संगठन है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, ठीक है। CSIR का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको कह देते हैं, ठीक है। CSIR, ये CSIR का उपक्रम है, यानी उनके अधीन काम करता है। अच्छा, जो नीरी है इसका कार्य क्या है? नीरी का कार्य सिंपल सा है, क्या कि पर्यावरण संबंधित जो तकनीक है ना उसको और बेहतर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, ये इसका मूल कार्य है। यहाँ पर आसफा को लेकर के कुछ बिंदु दिए गए थे कि आसफा कानून का उद्देश्य उग्रवाद को समाप्त करना, आसाम में पहले लागू, जम्मू कश्मीर में 1990 में लागू और त्रिपुरा में से इसे 2015 में सबसे पहले हटा लिया गया था, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है हमारा। 1958 में एक और बड़ी घटना हुई थी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में हरिके बैराज में स्थापित की गई थी। ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। सतलज और ब्यास नदी का जो संगम है ना, जिसे हरिके कहते हैं, है ना, हरिके बैराज, वहाँ से इस नहर को निकाला गया था। तो वहाँ से इस नहर का उद्गम होता है और ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। भारत में सिंचाई को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण नहर है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अब आ जाते हैं 1959 पर, ठीक है। 1959 में अगर हम देखें तो 1959 में जो सबसे पहली बड़ी घटना हुई थी कि दलाई लामा ने भारत में शरण ली, ठीक है। दलाई लामा जो थे ये भारत में शरण ली थी, राजनीतिक इनको असाइलम दिया गया था दलाई लामा को। चूँकि आपको पता है चीन जो था वो आक्रामक हो गया था, उसने क्या किया कि तिब्बत पर कब्जा शुरू कर दिया था, बमबारी कर रहे थे लगातार। तो इनका उद्देश्य था कि दलाई लामा को जान से मार दिया जाए। तो दलाई लामा ने बहुत लंबा रास्ता तय करके पैदल अपने कुछ लोगों के साथ में भारत में शरण ली थी। हजारों की संख्या में मैं कहूँगा, कुछ लोगों क्या भारत में शरण ली थी। और याद रखिएगा कि जो दलाई लामा ना, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है ग्यात्सो तेंजिंग। दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है ग्यात्सो तेंजिंग, ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि दलाई लामा कहाँ निवास करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, ठीक है। तो धर्मशाला में ये निवास करते हैं। दलाई लामा को 1989 में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इनकी एक पुस्तक है, अभी CGL में पूछी गई थी एक पुस्तक कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये पुस्तक किसकी है? तो दलाई लामा की ही पुस्तक है, ये याद रखिएगा इसे। आगे देख लेते हैं। 1959 में NSD की स्थापना की गई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको कहते हैं, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली है। कार्य क्या है? थिएटर के लिए नए नए एक्टर तैयार करना, है ना, एक्टिंग को प्रमोट करना, ये सारा का सारा कार्य इनका है। आगे बढ़ते हैं। 1959 में भंडार नायके, आप जानते होंगे माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इनकी हत्या हुई थी। अब बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल मिले इसको लेकर के, मैंने काफ़ी सर्च किया था। कहीं पर कहते थे नेचुरल डेथ है, कहीं पर हत्या, पर मूलतः ज़्यादा जगह पर हत्या का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ा था। श्रीलंका से आती हैं और इनका निधन हुआ था 1959 में। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, आगे देखें तो 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1959 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करी गई दिल्ली में, ठीक है। जो DD चैनल आप देखते हैं ना, देखते रहे, अब तो कौन ही देखता है, जो न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं केवल वही देखते हैं। थोड़ा बहुत जिनको जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना चाहते हैं तो वो DD अभी भी देखते हैं। 1959 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। आगे देख लेते हैं। 1959 में राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये जो हमारा स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना करी गई थी। कई बार आ चुका है कि ये राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो उड़ीसा में है। स्थापना 1959 में की गई थी और इसमें एक सहयोग किसका था? तो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ये एग्जाम में कई बार आया कि किसके सहयोग से स्थापना की गई, तो वो है जर्मनी। आगे देख लेते हैं। 1959 में ही भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ना, स्टील प्लांट है हमारा, इसकी स्थापना की गई मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये जो दोनों कार्य हुए हैं ना, ये सेकेंड
FYP में हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर में। जो हमारा 5 ईयर प्लान था, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसमें हुआ था। देखो पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो डेडिकेटेड था कृषि को, और जो दूसरा 5 ईयर प्लान था ये हमारा डेडिकेटेड था किसको, भारी उद्योगों को, कि भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी कि सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है ये किस पर आधारित थी, तो इसका आधार बनाया गया था भारी उद्योगों को। तो ये उद्योग वहाँ पर लगाए गए थे, स्टील प्लांट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे, हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना हुई नागौर में। आप जानते हैं राजस्थान में एक जगह है नागौर, JL नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी। JL नेहरू जो है ना, इन्होंने इसको अनाउंसमेंट दी थी जाकर के, कहाँ पर, तो वो जगह है नागौर, राजस्थान में। पंचायती राज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर इसकी रिकमेंडेशंस जो थी लागू करी गई थी, और साथ ही साथ इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। आप जानते हैं कि पंचायती राज जो है ना वो संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो है ना करके नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और ये दर्जा जो है ना ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये रहा, एक और ईयर देखते हैं, वर्ष 1960, है ना, बहुत महत्वपूर्ण ईयर है ये भी। 1960 की जो पहली घटना है, 1960 में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और आपको पता है कि जो बॉर्डर क्षेत्र है ना, बॉर्डर के जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, यानी रोड, सड़कें बनाना, टनल बनाना, ये सारा का सारा कार्य इन्हीं की जिम्मेदारी होता है। किसके अधीन काम करते हैं, तो ये वर्तमान समय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, उनके अधीन काम करते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। पर हाँ, याद रखिएगा कि कुछ समय पहले, लगभग 5 से 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो ये जो संगठन था, ये संगठन कार्य करता था गृह मंत्रालय के अधीन। पर अगर वर्तमान की सिचुएशन देखी जाए तो ये डिफेंस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ठीक है, 1960 की दूसरी घटना, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में की गई। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया, इसमें ये पूछा गया कि हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई, संस्थान है कहाँ। तो हिंदी संस्थान की स्थापना 1960 में की गई, और ये संस्थान आगरा में है। ये संस्थान मानव एवं विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जिसका नाम भी चेंज किया गया अभी। आगे देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। हिंदी भाषा से संबंधित जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जो करिकुलम है, उसको बनाना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी के बारे में अनुसंधान करना, रिसर्च करना, ये सारे के सारे कार्य इनके हैं। तो अगला जो घटना है वो है 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पास हुआ, जिसे 2022 में ही संशोधित किया गया था, जो अभी हाल में खूब चर्चा में रहा और कई सारे एग्जाम्स में दिखा। तो याद रखना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है ना, ये 1960 का है, और ये 2022 में इसको संशोधित किया गया था। 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, पंतनगर, उत्तराखंड, पहले तो जब ये बना था 1960 में, तब तो यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे ना। गोविंद वल्लभ पंत को आप एक बात याद रख सकते हो कि गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1957 में, 1957 में इन्हें ये पुरस्कार दे दिया गया था। ठीक है, और उसी के बाद में फिर इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला गया था, और इस विश्वविद्यालय का हमारे देश की कृषि के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, ये याद रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट यहाँ नीचे डाले गए हैं कि ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार 1957 में दिया गया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता ये हुआ, इसमें जो मध्यस्थता थी वो विश्व बैंक ने की थी। अब जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ, इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे आयूब खान। तो इन दोनों लोगों के मध्य समझौता हुआ। समझौतों की मध्यस्थता जो थी वो विश्व बैंक ने कराई थी, और इस समझौते में कुल 6 नदियां, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, जो नॉर्थ में हमारे जो 6 नदियां पड़ती, उत्तर में सबसे 6 नदियां, इनका बंटवारा होना था, इनके जल का बंटवारा किया जाना था। तो जो सबसे ऊपर की जो 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये दे दी गई थी पाकिस्तान को, यानी इसका 80% पानी जो है ना वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और जो बचा हुआ 20% पानी है ये भारत यूज़ करेगा। ये समझौता हुआ था। और उसके जो 3 नीचे नदियां थी, रावी, सतलज और ब्यास, इसमें से 20% पानी पाकिस्तान को दिया गया, और 80% पानी भारत को यूज़ करने का अधिकार दिया गया। और भारत काफ़ी समय से हम चाहते हैं कि चूँकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा स्टांस भी काफ़ी मजबूत है कि हमें और ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, और रिवाइव करना पड़ेगा इस समझौते को, मुझे लगता है। 1960 में जो स्टडी है ना, इसकी स्टडी सेवा की शुरुआत करी गई थी। स्टडी सेवा क्या है, एक बार इसका फुल फॉर्म आ चुका एग्जाम में है कि स्टडी का फुल फॉर्म क्या होता है, STD सेवा क्या होती है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसे कहते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोला जाता है स्टडी सेवा को।
कानपुर से लखनऊ के मध्य ये सेवा प्रारंभ करी गई, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा 1960 में ओपेक की स्थापना करी गई, जिसकी स्थापना तो बगदाद में हुई थी, पर इसका हेडक्वार्टर जो है ना वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पेट्रोल यानी जो फ्यूल है ना, इसको एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रियों ने एक संगठन बनाया और कहा कि हम एक संस्था बना लेते हैं और क्या करते हैं कि कितना जो क्रूड ऑयल है वो मार्केट में पंप किया जाए, क्या प्राइस पर दिया जाए, ये सारे के सारी चीज़ों का निर्णय हम लोग बैठ के लेंगे। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में इसको सोच करके आती है, क्या आती है कि अगर ऐसा, चूँकि बेचने वाले जो कंट्री हैं वो बहुत कम हैं और जो खरीदने वाले कंट्री हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। चूँकि जो ऑयल रिच कंट्री है वो तो थोड़े से ही हैं, पर जो खरीदने वाले कंट्री हैं, भाई तेल तो सभी को चाहिए ना। कुल अगर सदस्य देखें इसमें, तो सदस्य तो केवल 12 हैं इसमें जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा शेष दुनिया तो इम्पोर्ट ही करती है ना। और ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि उचित जो मूल्य है वो हमें मिले, स्थिर कीमतें रहें, तेल की आपूर्ति को लेकर के हम नीतियाँ बना सकें। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे दिमाग में जो डेटा आता है मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ कि क्या पेट्रोलियम इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ का भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि हम किस कंट्री से पेट्रोल खरीदेंगे, सारे के सारे लोग मिल करके। क्योंकि जो बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं ना पेट्रोलियम के, इस पर भी लगाम लगानी चाहिए शायद। तो क्या पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है ना, इनका एक संस्थान बना देना चाहिए जिसमें दुनिया के जो पेट्रोल खरीदने वाले कंट्री हैं वो एक साथ आ जाए। लिखिएगा इसके बारे में भी कमेंट में। 1960 में ये देख लेते हैं, आईडीए की स्थापना हुई। आईडीए क्या है? आईडीए मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये वॉशिंगटन डीसी में है। जो आईडीए है ये क्या है? ये विश्व बैंक की 3 विंडो में से एक है। देखो विश्व बैंक में तीन विंडो बन जाती हैं। एक तो खुद विश्व बैंक है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक बन जाता है हमारा आईएमएफ और एक बन जाता है आईडीए। आईडीए जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं। विश्व बैंक क्या काम करता है? आपको पता है कि विश्व बैंक जो है ना विकास को लेकर के देशों को कर्ज देता है, ऋण देता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है, यानी जिसको लंबी अवधि का ऋण चाहिए तो वो विश्व बैंक जाएगा। आईएमएफ का क्या कार्य करता है? ये जो आईएमएफ है ना, ये जो आईएमएफ है ये क्या कार्य करता है? सेकंड जो विंडो है वो आईएमएफ है। आईएमएफ का कार्य क्या है कि जो डूबती हुई अर्थव्यवस्थाएं है ना, जहां पर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जो अर्थव्यवस्थाएं किसी तरीके से बर्बाद होती जा रही हैं, तो उनको ऋण उपलब्ध कराना, उनको उबारना, ये इनका काम है। अब बात करें हम आईडीए की, तो आईडीए का कार्य क्या है? आईडीए का जो कार्य है वो ये है कि ये निजी संस्थानों को ऋण देता है। जो बड़े बड़े निजी संस्थान हैं या जो विकासशील देश हैं उनको कर्ज देता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब तक हम लोग 1950 से 1960 तक यानी 11 वर्षों तक टाइमलाइन को स्टडी कर चुके हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप फॉर द बेस्ट।